नमस्कार, स्वागत है आपका। और जिस तरह से हम आपको कई दिनों में बताते रहे हैं कि दालों को लेकर जिस तरह की चिंताएं हैं वो हमने लगातार यहाँ पर बरकरार देखी हैं। ऑफकोर्स सरकार की तरफ से यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं, मेजर्स लिए गए हैं, चाहे वो इंपोर्ट्स को लेकर है, चाहे दूसरी कंट्रीज में जाकर है। लेकिन जो लेटेस्ट यहाँ पर दालों में है, और इसके बारे में हम कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी से सुनते भी रहे हैं कि वो जो ट्रेडर्स हैं उनके पास जाके अब जो टीम्स हैं वो चेक करेंगी स्टेक होल्डर्स के पास जाके कि उनके पास कितना माल यहाँ पर पड़ा हुआ है। क्या वो लगातार यहाँ पर डिस्क्लोज कर रहे हैं वीकली बेसिस पर कि कितनी दालें उनके पास हैं। ऑफ कोर्स जिस तरह से तुअर के भावों में लगातार बढ़त आते हुए देखी है, हमने उसी का ये एक नतीजा यहाँ पर बनता हुआ देखा है। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको भी वार्निंग्स यहाँ पर दी जा चुकी हैं। जो इंडियन मार्केट्स हैं यहाँ पर भी चिंताएं हैं कि शायद होर्डिंग यहाँ पर हो रही है। हम जानते हैं कि फसल कम है, इन्वेंट्रीज कम है, पिछले साल की जो फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड है क्रॉप वो भी यहाँ पर कमजोर रही है और उसका सीधा फायदा हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा भी है। और अब हमारे पास वो लेटर है जो बताती है कि चाहे बड़े चेन रिटेलर्स हैं, डीलर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, मिलर है, स्टॉकिस्ट है, ट्रेडर है, जो भी रजिस्टर्ड है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, उन सभी के यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है। और जो सिटीज एज ऑफ नाउ जो टारगेटेड हैं फर्स्ट राउंड में वो है मुंबई, लातूर और सोलापुर, जहाँ पर दाल की कीमतें और स्टॉक की जांच यहाँ पर की जाएगी। 2 टीमों का यहाँ पर गठन किया गया है और इसके मद्देनजर यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार लगातार दालों पर नजर रखे हुए है। इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए हमें काफी सारी कमोडिटीज पर यहाँ पर बहुत सारे एक्शंस आते हुए देखे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड ये पहला है। और दालों में जो ये पहली कमोडिटी है जहां पर हमने एक बड़ा एक्शन यहां पर बनता हुआ देखा है। तो मंडी प्राइसेस के कितने ऊपर यहां पर दालें हैं, किसके पास कितने स्टॉक्स हैं, और सभी स्टेक होल्डर्स से यहां पर कोऑपरेट करने की एज ऑफ नाउ लेटर या डायरेक्शंस यहां पर दिए गए हैं। हमारे साथ विमल कोठारी जी जुड़ चुके हैं। विमल जी नमस्कार। बातचीत हम इसके बारे में करते रहे हैं और लास्ट टाइम आपने कहा भी था कि जिनके ऊपर सरकार को खबर है वहीं पे काम होना चाहिए, पूरे स्टेक होल्डर्स के ऊपर इस तरह से एक्शन नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हैं, जो लेटेस्ट लेटर्स भी हैं एक्सेसिबल, उसमें ये माना जा रहा है कि सभी स्टेक होल्डर्स के ऊपर मुंबई, लातूर और सोलापुर में इस तरह के एक्शंस और इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। धन्यवाद मनीषा जी। ये जो हमने पिछले कुछ दिन पहले ही बात की थी जी। जो सरकार का जो ये एक्शन है, और आज इन्होंने 2 दिन से इनकी टीम जो है बम्बई में और लातूर और सोलापुर और इवन चेन्नई में भी वो टीम वहाँ विजिट किया, उन्होंने किया है जी। कल बम्बई मार्केट में यहाँ पे थे वो, और लेकिन वो कुछ एक स्टेक होल्डर्स के पास में गए हैं, जो कुछ जो ट्रेडर्स और इम्पोर्टर्स हैं उनके पास गए हैं। उन्होंने उनका स्टॉक वेरीफाई किया है और बेसिकली वही जानना चाहते हैं कि जो सरकार का डायरेक्शन है कि आप स्टॉक को डिक्लेयर करें, वो डिक्लेयर हो रहा नहीं हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेड के मोस्टली ऐसा कोई भी नहीं होगा जो ट्रेड को जो स्टॉक डिक्लेयर नहीं कर रहा है। तो उन्होंने देखा और प्राय सबका पाया कि सभी स्टॉक डिक्लेयर कर रहे हैं। कोई टेक्निकल छोटे मोटे कोई इश्यूज है जो उन्होंने सजेस्ट किया, तो इस तरह कोई हार्श एक्शन हम नहीं देख रहे हैं। लातूर में भी हमें यही जानकारी मिली है कि वहाँ पे भी आके उन्होंने स्टॉक वेरीफाई किए हैं और देखा है कि उन्होंने कि पोर्टल पे जो उन्होंने जो डिक्लेयर किया है उस तरह स्टॉक है कि नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई हार्श एक्शन नहीं है। सरकार ये इंश्योर करना चाहते हैं कि अननेसेसरी कोई होर्डिंग नहीं हो रही है ना, तो वो उसके लिए मैंने आपको कहा था अगर कोई इस तरह का कर रहा है तो सरकार उस पर कदम उठाए, हम उनके साथ हैं। लेकिन अदरवाइज इन जनरली हम देख रहे हैं कि जो व्यापारी वर्ग है वो सब स्टॉक डिक्लेयर कर रहे हैं और सभी जानते हैं कि सरकार को इसकी जो प्राइस राइज हो रहे हैं तुअर में खासकर, बाकी दालों में कोई खास प्राइस राइज नहीं है। हालांकि मैंने पिछली बार भी आपको कहा कि दालों के प्राइस के बारे में जो बात हो रही है उसमें काफी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया गया है। इतना कोई मेजर इशू नहीं है जिसके लिए इतना बड़ा इतनी चिंता करने की जरूरत है। अगर आप पूरे पल्सेस बास्केट को देखें तो आप देखिए मसूर बिलो एमएसपी बिक रही है, 60 रुपये मसूर मिल रही है। चने का जो सब्सिट्यूट है येलो पीच जिसको सरकार ने अलाउ किया है आज वो 40 रुपये में मिल रहा है। चना इस तरफ जो है 60 से 65 रुपये में मिल रहा है। तो एज ए पल्सेस बास्केट एज ए होल देखेंगे तो आपको एक अच्छे प्राइस में, अच्छे रिजनेबल प्राइसेस में दालें मिल रही है। तो इससे मैं नहीं समझता हूँ। मैं हमारी सरकार के साथ अभी 2 दिन पहले मीटिंग भी हुई थी, हमने उन्हें भी अवगत कराया कि काफी ज्यादा हाइप क्रिएट किया जा रहा है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। और जो तुअर की बात है देखिए वो जग जाहिर है, क्योंकि जब जो चीज अवेलेबल नहीं है उसमें हम कुछ भी कोई एक्शन लेने से उसके माल की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। माल तो ये सरकार को भी मालूम है, लेकिन वो इसको इंश्योर करना चाहते हैं कि अननेसेसरी होर्डिंग नहीं हो रही है। तो उसके लिए जो उन्होंने कदम उठाए हैं उसके लिए ठीक है। और ऐसा हमने
मैं देखा है कि कोई ऐसा कोई हार सेक्शन नहीं हो रहा है। वो एक वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, उसके लिए ठीक है, ताकि व्यापारी वर्ग को भी एक समाचार, एक मैसेज मिले कि भाई हमें कोई अननेसेसरी फायदा उठाने की जरूरत नहीं है, तो खासकर ऐसे मौके पर। फेयर पॉइंट। तो विमल जी, एज ऑफ नाउ तो यही कहा जा रहा है कि ये पहली टीम है, और आपको लगता है कि और इसके आगे कार्रवाई होगी? जैसे आपने कहा कि छोटी मोटी टेक्निकल इश्यूज यहाँ पर हैं जो सॉल्व किए जा रहे हैं, वेरिफिकेशन के तौर पर ये काम किया जा रहा है। एज ऑफ नाउ कोई हार्श एक्शन नहीं है, लेकिन एक मैसेज और एक वार्निंग जरूर है ये ट्रेड के लिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो ना हो। हाँ, तो वो अच्छी बात है कि वो एक, जैसा मैंने कहा कि एक ट्रेड को भी मैसेज मिल रहा है कि आप खासकर ऐसे मौके पर तुअर जैसी चीज पे ज्यादा एक अननेसेसरी उसका मैनिपुलेट करके प्राइसेस को एडवांटेज उठाने की कोशिश न करें। इसके लिए हम भी सरकार के साथ हैं, हम भी नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी व्यापारी वर्ग करे। तो और मुझे नहीं लगता कि क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हमने 2 दिन पहले ही मैंने सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से मीटिंग की थी, और हमने कहा कि इसका हमें हमारा जो सप्लाई है उसकी तरफ फोकस करने की जरूरत है। ये इस तरह के कदम से सप्लाई नहीं बढ़ेगी। तो वो भी इस बात को समझते हैं, लेकिन उनको भी कुछ जानकारी मिली कि कुछ लोग इस तरह का मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो वो जायज है कि वो इस तरह का कदम उठाएंगे। और उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे कोई ऐसे चिंताजनक बात है। हालांकि इससे थोड़ा जरूर पैनिक क्रिएट जरूर होता है मार्केट में, लेकिन ये सब स्टेबलाइज हो जाएगा। फेयर पॉइंट विमल जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली सरकार को कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ लोग शायद यहाँ पर होर्डिंग कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर ये स्टेप्स भी उठाए गए। तो एज ऑफ नाउ कोई बहुत बड़ी होर्डिंग की चिंता या समस्या सामने नहीं आई है, कोई हार्श रिएक्शंस या एक्शन सरकार ने फिलहाल नहीं लिए हैं, लेकिन वेरिफिकेशन टीम्स के जरिए से यहाँ पर मुंबई, लातूर और सोलापुर में अभी भी जारी हैं, जैसे विमल जी ने वो कंफर्म भी किया। तो ये तो दाल की बात है, जहां पर लगातार हेडलाइंस हम बनता हुआ देख ही रहे हैं, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सोने की। और हमारे साथ एक्सक्लूसिव तौर पर जुड़े हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ इंडिया सचिन जैन। सचिन नमस्कार। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आपने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल पे हेड का पदभार यहां पर संभाला है, और ऐसे समय पर जब सोना यहां पर ऑल टाइम हाइस के आसपास है और सोना बहुत वॉलेटाइल भी है। तो जैसे आपने बताया कि ग्लोबली हमारा करीब 3% अप रहा है, जो करीब 1238 टन का कंजम्पशन इस क्वार्टर में रहा है। और अगर आप कंपेयर करें तो इतना स्ट्रॉन्ग क्वार्टर हमारा 2016 में रहा था। सो दैट इज इट्स बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिंस देन। और अगर कुछ इसमें आप उसके पिलर्स देखें या जरिए देखें किस तरह से रहा है, तो एक तो ओटीसी मार्केट इन्वेस्टमेंट का काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, मैं आपको अभी उससे आंकड़े दूंगा। सेंट्रल बैंक बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, और इवन इतनी हाई लेवल की जो वैल्यू गोल्ड की थी, उसमें ज्वेलरी मार्केट भी करीब सिर्फ 2% नीचे जा पाया, तो काफी स्थिर रहा है। तो ये ओवरऑल रहा है। इसके अलावा एक जो चीज हमने देखी है वो टेक्नोलॉजिकल जो कंजम्पशन गोल्ड का होता है टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को लेके, क्योंकि अभी नए माइक्रोचिप्स आए हैं जो एआई लेड, उसमें गोल्ड एप्लीकेशन काफी ज्यादा है, और करीब 10% हमने बढ़ोतरी उसमें देखी है। तो ग्लोबली ये सब एक ब्रॉड चीज रही है। और एक ट्रेंड हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न मार्केट के प्रति देखा, कुछ समय पहले अगर आप देखें तो जब भी रैली ऊपर की तरफ होती थी तो वेस्टर्न मार्केट इन्वेस्ट करते थे। अगर ईस्टर्न मार्केट देखें, इंडिया में हुआ, चाइना में हुआ, जब प्राइसेस थोड़े नीचे होते थे या ऊपर नीचे की तरफ जाते थे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती थी या खरीदारी बढ़ती थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इस क्वार्टर में हमने ऐसा नोटिस किया है कि ये जो एक ट्रेंड है रिवर्स हुआ है। एज द प्राइस वाज गोइंग अप, तो जो ईटीएफ्स हैं वो जो वेस्टर्न मार्केट्स के उन्होंने इनकैश किया है, और हमारी तरफ जो ईस्टर्न वर्ल्ड में है, ये एज द प्राइस इज गॉन अप, द इन्वेस्टमेंट और इस पे एक सर्जेंसी आई है। तो ये ब्रॉड चेंज हमने देखा। अब थोड़ा सा इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया में हमारा जो पहला क्वार्टर रहा है, ये करीब 136 टन की हमने कंजम्पशन करी है, जो करीब 8% ज्यादा रहा है सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से, जो उस समय करीब आप समझिए कि करीब 126 टन के करीब था। लेकिन क्योंकि वैल्यू ऑफ गोल्ड काफी डिफरेंट है दोनों सालों में, तो जो ये ग्रोथ हमने देखी है वो इसके जो नेट हमारा जो वैल्यू निकली है गोल्ड की, वो करीब 75,470 करोड़ का बिजनेस हमने पहले क्वार्टर में देखा इंडिया में, इन द फर्स्ट क्वार्टर, विच कंपेयर्ड टू द लास्ट ईयर हैज बीन अबाउट 20 to 21% अप। सो वैल्यू वाइज काफी हमने ज्यादा बढ़ोतरी देखी। ज्वेलरी में करीब इवन विद द प्राइसेस गोइंग अप, और आपको शायद याद हो कि फरवरी में प्राइस एक डिप आया था, तो एक नेट जो क्वार्टर में हमने देखा करीब 4% बढ़ोतरी हमने इसमें देखी, जिसमें करीब 95.5 टन की कंजम्पशन ज्वेलरी में रही। लेकिन वैल्यू वाइज ये करीब 16% अप थी। क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो
52,750 करोड़ का बिजनेस ज्वेलरी में हुआ है। और ये जो मैं वैल्यू बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल वैल्यू ऑफ गोल्ड बोल रहा हूँ, विदाउट टैक्सेस, विदाउट कस्टम ड्यूटी। सो द वैल्यू ऑफ गोल्ड इज व्हाट आई एम टॉकिंग। एब्सोल्युटली सचिन, बहुत अमेजिंग नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। और एक और अमेजिंग नंबर है इन्वेस्टमेंट डिमांड को लेकर, जहां पर हमने करीबन 19% का इजाफा आते हुए देखा है। तो क्लियरली बढ़ते सोने ने यहाँ पर, चाहे वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं या फिर कंज्यूमर्स हैं, सभी ने सोने को एज एन इन्वेस्टमेंट अब देखा है। और मनीषा, आपने बहुत अच्छा बोला कि इस, और जबकि आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट ऑफ बार्स एंड गोल्ड कॉइन, दो अगर देखें, बार्स एंड गोल्ड कॉइन इटसेल्फ करीब 19% वेट में बढ़ोतरी रही है। और अगर आप वैल्यू वाइज देखें तो करीब 22,750 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट आया है, जो वैल्यू वाइज करीब 32% ज्यादा रहा है पिछले क्वार्टर से। तो आप देखें, वैल्यू वाइज द इन्वेस्टमेंट इन बार्स एंड गोल्ड कॉइन्स हैज बीन वेरी स्ट्रांग, और इसके काफी जरिए रहे हैं। आपने मेंशन किया ईटीएफ, ईटीएफ में भी हमने करीब जो एयूएम रहा है उसको हमने बढ़ोतरी देखा है ऑलमोस्ट 4 टन से। तो इट इज ओवरऑल अ वेरी रोबस्ट टाइम। एंड व्हाई इज दैट? अगर आप पूछे क्यों ऐसा, तो जो स्तंभ है, जो एक एनवायरनमेंट है जिससे गोल्ड के प्राइस का असेसमेंट होता है, इज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप रिटर्न देखें गोल्ड का ईयर ऑन ईयर, पिछले 3 से 4 हफ्ते को हटा दें एक बार को, तो अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी देखें, दैट इज बीन वेरी कंसिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग। अगर आप देखें कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उस पर भी काफी इंपैक्ट आ रहा है। और जी हाँ, एक सेंट्रल बैंक बाइंग हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट। एब्सोल्युटली। जैसे जैसे आप कह रहे हैं सचिन कि जहां भी देखा जाए बहुत ज्यादा तेजी यहां पर देखने को मिली है। लेकिन एक और नंबर आपके सामने रखना चाहेंगे, और वो है रिसाइकल गोल्ड का। इवन एज गोल्ड ऑल टाइम हाइस पे था, हमने रिसाइकल गोल्ड में कोई बहुत ज्यादा इजाफा आते हुए नहीं देखा। 10% परहैप्स एक ऑलमोस्ट एज अ नॉर्मल नंबर है। नहीं, मगर आप देखिए मनीषा, इसमें अगर आप देखिए रिसाइकलिंग में बड़ा अच्छा एक हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जब गोल्ड प्राइस बढ़ता था तो एज ए ज्वेलर आपको एक अपनी लिक्विडिटी बढ़ा के रखनी पड़ती थी, क्योंकि कंज्यूमर कई सारे आके इन कैश करते थे। इस बार जो हमने नोटिस करी चीज, वाकई आपने जैसे बोला 10% इन इन वॉल्यूम एंड वैल्यू वाइज मच हायर रिसाइकलिंग इज हैपेंड। लेकिन अगर उसमें हम आप एक ट्रेंड देखें, तो कंज्यूमर ने आके गोल्ड से गोल्ड ही खरीदा है, गोल्ड से इनकैशिंग नहीं करी है। सो द बिलीफ ऑन द कैटेगरी, जो हमारे एक कॉन्फिडेंस है गोल्ड पे, वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है। और पर्टिकुलरली रूरल इंडिया, विच इज टियर 4, टियर 5, टियर 6 मार्केट्स में, ये हमने एक ट्रेंड ही देखा है कि बहुत रिसाइकलिंग हुई, लेकिन रिसाइकलिंग गोल्ड टू गोल्ड। ऑलराइट, तो जैसे आपने कहा कि इंटरेस्ट यहाँ पर काफी ज्यादा है। अब अक्षय तृतीया से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पर, पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए या फिर करंट प्राइस वैल्यूज पे देखा जाए, किस तरह की लोग खरीदारी करेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा मनीषा। अभी अभी क्योंकि हमारे एक प्राइस सेंसिटिविटी रहती है एक इंक्रीज प्राइस पे, हमारा सोचना ये है कि एक कंसिस्टेंट अगर एक मार्केट रहे तो उसमें कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग रहेगी। हमारे आंकड़े फॉर द ईयर के, हमारे जो प्रोजेक्शन है, वो 700 से 800 टन के बीच में है ना। अगर 700 से 800 टन में कैसे, अगर काफी वॉलेटिलिटी रही, काफी प्राइसेस ऊपर गए, तो समझिए 700 टन। और अगर एक कंसिस्टेंसी रही और एक स्टेबिलिटी रही, तो समझिए ऑन द हायर साइड ऑफ 800 टन। तो जो अभी अक्षय तृतीया का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बड़ा महत्वाकांक्षा और महत्वपूर्ण एक इवेंट आ रहा है, तो हमारा सोचना है कि विद दिस बिट ऑफ प्राइस करेक्शन, एक अच्छा स्तर पे हम कस्टमर को हमारी कैटेगरी में आते देखेंगे। और प्रिपरेशन रिटेलर्स की काफी अच्छी है, काफी अच्छी बात स्ट्रांग है। है। और तो ये जो जी, तो सचिन, जैसे आपने कहा कि 700-800 टन इस साल भी यहाँ पर आ जाएगा। मेरा एक फाइनल सवाल है आपसे, और वो मैच्योरिटी ऑफ द गोल्ड मार्केट को लेकर है। ट्रांसपेरेंसी है, हॉल मार्किंग हमने आते हुए देखी है, आईपीओज इतने सारे आए हैं, इतने सारे और पाइपलाइन में भी हैं। आप कहेंगे फाइनली एक मैच्योर सेक्टर की तरफ से अब यहाँ पर गोल्ड उभर रहा है? मनीषा, एक विलिंगनेस मैं पहली बार जो देख रहा हूँ फ्रॉम अ गवर्नमेंट और रेगुलेटर पर्सपेक्टिव, और विलिंगनेस फ्रॉम द इंडस्ट्री, जो हम एक प्रकार से अपने को चेंज करने को रेडी हैं, जिसलिए कि एक कस्टमर को कॉन्फिडेंस दिया जाए, एक ट्रांसपेरेंटली हमारा प्रोडक्ट दिया जाए। एक बहुत अच्छे स्तर पर चल रही है ये बातचीत। तो एक रिटेलर हुए जो ट्रांसपेरेंटली माल बेचना चाहते हैं, या फिर जो ईटीएफ प्रोवाइडर्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें भी अगर आप देखेंगे अभी आने वाले समय में बहुत अच्छे ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे, जिससे एक यंगर ऑडियंस हमारी कैटेगरी को कंसिडर करेगी। लाइक आपकी आज की डेट में इट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ट्रेडिशनल माइंडसेट से ही गोल्ड में लगाएंगे। एज ए यंग माइंडसेट आप देखेंगे कि जो अभी प्रोडक्ट्स में वर्क चल रहा है, उससे काफी अच्छा एक प्रोग्रेस आना चाहिए। लेकिन एक ग्रोथ जो मैं देख रहा हूँ एक फाइनेंशियल सेक्टर एरिया में, ग्रोथ ऑन ऑन मानिए आपके डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो कहिए, या एक कॉन्फिडेंस गोल्ड को लेकर कहिए, काफी स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी जो आगे वाले महीनों में और आगे वाले साल में हम लोग देख रहे हैं। और रेगुलेटर में, गवर्नमेंट में, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बहुत एक विलिंगनेस है
इस एरिया को एस्टैब्लिश करने की, और आप काफी इसमें एक रिजल्ट्स और एक ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ऑलराइट, तो काफी पॉजिटिविटी यहाँ पर सोने के बाजार में आती हुई और बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से फर्स्ट क्वार्टर के लिए। बहुत शुक्रिया सचिन आपका साथ जोड़ने के लिए, एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, आपका जो नया पदभार है जो आपने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में यहाँ पर संभाला है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रैटेजीज की। नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे साथ कुंवरजी ग्रुप के रवि देओरा और एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया मौजूद हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। रवि, ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर में काफ़ी गहमा गहमी जारी है यहाँ पर, और मौसम को लेकर भी काफ़ी चिंताएं हैं। तो एग्री में आपकी टॉप ट्रेड्स क्या हैं? एग्री कमोडिटीज में लग रहा है कि थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगी। नेक्स्ट वीक से थोड़ी स्टेबिलिटी, चाइना जैसे रिओपन होगा, काफी कमोडिटीज में स्टेबिलिटी आने की उम्मीद है। मुझे लग रहा है कि करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग आप वहां पे टर्मरिक पे फोकस करें। 19,000 पे प्राइसेस चल रहे हैं, बाई करें। स्टॉप लॉस 18,780, टारगेट 19,600 तक का रहेगा। आप 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए आप ये स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। वहीं कॉटन कॉम्प्लेक्स में अक्रॉस द ग्लोब थोड़ी वीकनेस का माहौल चल रहा है। 78 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट आइस कॉटन ने ब्रेक किया है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पे कपास खली में बेच के चलना चाहिए। 2580 पे बेचे, 2640 के स्टॉप लॉस के साथ, और 2480 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एग्री कमोडिटी से बेस्ड दो स्ट्रेटेजी रहेगी। पहली है आपको वहां पे टर्मरिक को बाय करना है, वहीं कोकुर कपास खली में बेच के चलना। ऑलराइट, वो दोनों स्ट्रैटेजीज हमने नोट कर ली हैं। लेकिन अगर नॉन एग्री में यहाँ पर देखें तो आज यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है। धर्मेश, उससे पहले आज के लिए क्या स्ट्रैटेजीज हों? देखिए, अगर बुलियन की बात करें तो बुलियन में मैं चांदी की तरफ बेट करूंगा। मुझे लगता है कि चांदी में अभी भी काफी क्षमता है और स्थिरता है। 80,000 का स्तर कंटिन्यूसली मेंटेन रखा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिस रफ्तार से बेस मेटल भाग रहा है तो चांदी में भी काफी सपोर्ट मिल रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई भी डिप आता है अराउंड 79,800, 79,700 के लेवल्स पे, तो वहां पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 79,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड 80,500 से लेके 80,800 तक के टारगेट के लिए आप छोटी अवधि के लिए आप चांदी में निवेश करके चल सकते हैं। दूसरी मेरी टॉपिक कच्चे तेल में रहेगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कच्चे तेल में यहाँ पे कंटिन्यूस दबान रहेगा और प्राइस प्रेशर से टूटा हुआ है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ गिरावट जारी रह सकती है। 6,500 के टारगेट के लिए आप करंट लेवल पे बिकवाली करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 6,650 का। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अराउंड $77 WTI, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ब्रेंड 81-80 तक के लेवल भी आपको दिखा सकता है। ओके, तो वो स्ट्रैटेजीज हैं यहाँ पर एग्री और नॉन एग्री में। रवि और धर्मेश, माफ़ी चाहेंगे आज थोड़ा सा समय की थोड़ी कमी थी यहाँ पर। लेकिन एक बात है, थर्सडे को आप दोनों हमारे साथ होते हैं, और थर्सडे को ही यहाँ पर हर हफ्ते बाग की तरफ से TRP नंबर्स भी आते हैं, और हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम यहाँ पर मार्केट लीडर्स हैं। अगर मार्केट आवर्स में आप देखें तो 67.8% का जो मार्केट शेयर है वो यहाँ पर CNBC आवाज़ के साथ है। तो CNBC आवाज़ की बादशाहत बरकरार है। आप सभी के भरोसे और प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स का, और शुक्रिया हमारे गेस्ट्स का भी जो लगातार हमारे साथ यहाँ पर बनते हैं और मार्केट्स को एजुकेट करने में, मार्केट्स की मदद करने में यहाँ पर हमारी भी मदद करते हैं।